केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी के चप्पे चप्पे पर तगड़ा पहरा है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में 4 राज्यों की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई बड़े कार्यक्रमों में वे शिरकत करने वाले हैं। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखरेख के लिए 45 आईपीएस अफसरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। शहर में होने वाले हर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जब भी कोई बाहरी डिग्नेटरी का आगमन होता है, जो सुरक्षा कैटेगरी रहती है उसके अनुसार सभी कार्यक्रम स्थल, रूट और अन्य स्थानों की व्यवस्था इसमें होती है। वर्तमान में जो विजिट है उसमें जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, वाहनों का पार्किंग और पुलिस की जो तकनीकी इकाइयाँ हैं वो भी सभी जगह लगी हैं। साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी कार्यक्रम स्थल के प्रभारी हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्था के लिए अलग से बल दिया गया है, जो नगरीय पुलिस का बल है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो बल अतिरिक्त प्राप्त होता है। साथ ही जो लैंडिंग और टेक ऑफ के एयर स्ट्रिप्स होते हैं या हेलीपैड है और रूट है मूवमेंट का, उस पर ट्रैफिक व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे। इस बैठक में नक्सल समस्या समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम के दौरान पुलिस को बड़ी सौगात देंगे। अमित शाह यहां पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल भोपाल आ रहे हैं। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए बहुत सारे आवास बनाए गए हैं और कई प्रशासनिक भवन भी बनाए गए हैं। लगभग 415 करोड़ के कार्य हैं जिनका शुभारंभ और लोकार्पण माननीय अमित शाह जी के द्वारा कल के प्रोग्राम में किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। ताज लेक फ्रंट, लाल परेड ग्राउंड, रविंद्र भवन, विधानसभा, सीएम हाउस की तरफ आने जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हेलीपैड अमित शाह के लिए बनाए गए हैं, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद सीधे अमित शाह अपने कारकेट के साथ इसी हेलीपैड पे आएंगे और इस हेलीपैड के जरिए जो है जो पुलिस अकादमी भोरी में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरखेड़ा बोंदर पुलिस अकादमी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। यह मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। यहां पर इसी महीने से नया सत्र शुरू किया जा रहा है। आपराधिक मामलों को सुलझाने में यह यूनिवर्सिटी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। 6 जगहों पे सामुदायिक भवन हैं जिनका शिलान्यास है। 3 RFSL रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की बिल्डिंग्स हैं, उनका भी लोकार्पण, उनका भी शिलान्यास है और उसके अलावा कुछ आवास हैं जिनका शिलान्यास है। विधानसभा के सभागार में आयोजित होने वाले भारत की नई शिक्षा नीति के सम्मेलन में भी अमित शाह शामिल होंगे। इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति और इसके प्रभावी योगदान के बारे में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सल समस्या समेत कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात होगी। चलिए जानते हैं कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली ये बैठक आखिर कितनी अहम है और क्या हैं इसके मायने। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में होने वाली बड़ी बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कुछ मंत्री भी शामिल होंगे। माननीय अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के 1537 पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। बैठक में मध्य प्रदेश की तरफ से 15 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट, होमगार्ड की ग्रांट, भोपाल इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस रिफॉर्म,
स्व सहायता समूह के साथ साथ किसान और आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नक्सल समस्या पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जो अंतर्राज्यीय सीमाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो चीजें होती हैं, उसमें कहाँ पर क्या कोई समन्वय की कमी है या कहीं पर और कोई सजगता हमें करना है, और कुछ जैसे मान लो हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, तो वहाँ पर जो हमारा मूवमेंट है वो किस तरह का है, उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी इसमें समीक्षा होती है, चर्चा होती है, और भारत सरकार के स्तर पर जो निर्णय होना है वो होते हैं। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के प्रावधान के मुताबिक क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। देश के सभी राज्यों को उनके भौगोलिक और सामाजिक समानता के आधार पर अलग अलग परिषदों में रखा गया था। फिलहाल देश के सभी राज्य 6 परिषदों में बचे हैं, जिसमें उत्तर क्षेत्रीय, दक्षिण क्षेत्रीय, पूर्व क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय, पश्चिम क्षेत्रीय और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड शामिल हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर संदेश जारी किया है। सीएम ने कहा है कि अमित शाह का दौरा काफी अहम है। कल होने वाले सेमिनार में फॉरेंसिक साइंस को लेकर भी पुलिस कर्मियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देश के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, अभियोजक और न्यायाधीश भी इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस के विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी भी हैं, और इसलिए इस सहकारिता के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़े, उसके संबंध में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे पुलिसकर्मी भाइयों बहन प्रदेश की जनता की सुरक्षा में दिन और रात लगे रहते हैं। उनको, परिवार को अच्छे आवास रहने के लिए मिले, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पूरे प्रदेश में मकानों का निर्माण किया है। उनमें से कुछ मकानों का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, पुलिस थानों का लोकार्पण, शिलान्यास जैसे काम भी वे उनके कर कमलों से संपन्न करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का ये दौरा, सहकारिता मंत्री जी का ये दौरा प्रदेश की प्रगति और विकास और जन कल्याण की दिशा में, किसान कल्याण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। %34 महंगाई भत्ते की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ का अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कल से बेमियादी हड़ताल पर जा रहा है। फेडरेशन का यह दावा है कि आंदोलन में कुछ और संगठन भी शामिल हो रहे हैं और यह हड़ताल अनिश्चित काल की होगी और इसका सबका असर पूरे सूबे पर पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल रोकने के लिए पिछले दिनों सरकार ने प्रयास भी किए, बात की और साथ ही साथ महंगाई भत्ता भी 6% बढ़ा दिया, लेकिन कर्मचारी अधिकारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में होने वाली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी लगी है। सोमवार को इसे लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली चलो रैली पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार से छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज ठप होने की पूरी आशंका है। इससे सूबे के आम लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कमर कस रखी है। फेडरेशन की हड़ताल महंगाई भत्ता बढ़ाकर 34% करने और 7वां वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर है। फेडरेशन की मांग है कि 7वें वेतनमान के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाए।
फेडरेशन का यह भी दावा है कि हड़ताल को 91 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का समर्थन हासिल है। 2 सूत्री मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहा है। कल से हमारा अंतिम चरण का आंदोलन है। प्रदेश भर के कर्मचारियों और अधिकारियों में अभूतपूर्व उत्साह है और इस आंदोलन में इस बार न्यायिक कर्मचारी संघ 23 जिले के न्यायालय और तहसील न्यायालय सभी न्यायालयों के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का यह भी दावा है कि यह आंदोलन अभूतपूर्व होगा। इस दौरान हर जिले में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। फेडरेशन उम्मीद कर रहा है कि इस बड़े आंदोलन को सरकार गंभीरता से लेगी। कल का आंदोलन अभूतपूर्व होगा और जो आंदोलन होगा उसके अनुसार हम लोग पूरे जिले में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ ही पूरे 146 ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। पूरा सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएगा। पहले भी 5 दिनों का हड़ताल हुई थी जब भी ये हुआ था। क्या देखिए, निश्चित रूप से यदि आंदोलन करेंगे तो आम लोगों को परेशानी तो होगी। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है और यदि तथ्यों को सही उनको जानकारी दी जाती है अधिकारियों के द्वारा, तो मुझे अभी भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो है शीघ्र जो है बुलाएंगे और इस विषय में जो भी रास्ता निकल सके, तो आखिरकार जो भी निर्णय होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से ही होना है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे हैं, कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई छोटा अधिकारी होगा, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार जो हड़ताल में जाने से आम आदमी को नुकसान होगा। छोटे मोटे काम करने वालों को, व्यापारी को और किसान को, मजदूर को नुकसान होगा। इस हड़ताल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। जाहिर है आम लोगों की मुश्किलें इस हड़ताल से बढ़ने वाली हैं। दरअसल सरकार ने इस हड़ताल को रोकने की कोशिश जरूर की। चंद रोज पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाकर 28% करने का ऐलान भी हुआ, लेकिन फेडरेशन 34% महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर सरकार के लिए चुनौती सिर्फ कर्मचारियों की हड़ताल नहीं, बल्कि 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा का बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की बात करते हैं। धार के कारम डैम लीकेज मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि 4 सदस्यीय जांच दल ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ठेकेदार और अफसरों को क्लीन चिट देने की तैयारी है। पानी भरने में जल्दबाजी को वजह बता दिया गया और निगरानी में बरती गई लापरवाही, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की ओर भी इशारा किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कारम डैम मामले से जुड़ी बड़ी खबर, लीकेज मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जांच कमेटी का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय जांच दल है जिसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में ठेकेदार और अफसरों को क्लीन चिट देने की तैयारी है। बताया क्या? पानी भरने में जल्दबाजी की गई, यह बताया गया। निगरानी में लापरवाही बरती गई, यह भी बताया गया। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी है, इसकी तरफ इशारा है। तो पानी भरने में जल्दबाजी इसकी वजह बनी, जिसकी वजह से ये लीकेज हो गया कारम डैम। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे सबके हाथ पैर फूल गए थे, शासन से प्रशासन तक हाथ पैर फूल गए थे कि अब क्या हो जाएगा। हालांकि गनीमत रही कि मौके पर जो है दल जो मौजूद था उसने पूरा साहस दिखाते हुए इस घटना को होने से टाल दिया, वरना एक भयावह घटना भी पेश आ सकती थी। लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला, शासन स्तर पर भी पूरी तैयारियां की गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सेना तक की यहां पर तैनाती करनी पड़ी थी। वजह क्या? मिट्टी डाल दी गई, मिट्टी में से पानी लीकेज होने लग गया, कारम डैम लीकेज होने लग गया। शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन वो शिकायत गोलमोल हो गई लगता है। जहां 4 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है उसने जांच की, उसमें यह बताया गया कि जल्दबाजी में डैम को भरा गया है, इसकी वजह से ये लीकेज होने लग गया था। तो निगरानी में लापरवाही बरती गई, निगरानी नहीं की गई। निर्माण कार्यों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है।
अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अरुण, ये जो है कारम डैम लीकेज से जुड़ी हुई रिपोर्ट जो है ये सौंप दी गई है, सरकार को सौंप दी गई है। इसमें यह भी बात है कि ठेकेदार और अफसरों को क्लीन चिट देने की तैयारी, जबकि जब ये कारम डैम लीकेज हो रहा था उसी के साथ साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक शख्स ये दावा कर रहा था कि उसने कई बार इसकी शिकायत की कि बहुत स्तर पर लापरवाहियां हैं। क्या इस रिपोर्ट में भी ये बातें आई हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की लापरवाहियां बरती गई जब ये डैम बना और इसकी शिकायतें भी कई बार हुई, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्कालीन जो अभी भी जो ईएनसी हैं MS डावर, उन्होंने खुद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, लेकिन कैसा फिजिकल वेरिफिकेशन किया इसका अंदाजा बांध तोड़ करके पानी निकालना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर लापरवाहियां की गई। साथ ही अगर बात की जाए जांच रिपोर्ट की, तो जांच रिपोर्ट में भी ठेकेदार और अफसरों को बचाने की बात सामने आ रही है। और ये रिपोर्ट ACS को हालांकि सौंप दी गई है। और सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उठ रहा है वो निर्माण कार्य को लेकर उठ रहा है कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी की गई, क्योंकि अभी ये 43 मीटर डैम बनना था, अभी 15 मीटर ही बना था और इसको भरने के बाद इसमें रिसाव शुरू हो गया। तो कई खुलासे हैं जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो काली मिट्टी से जो इसमें थी उसको तैयार किया गया था, उसमें मिट्टी के कंकड़ भी थे जिससे पानी रिसने लगा, मिट्टी में कटाव भी शुरू हो गया था। मटेरियल में भी गड़बड़ी, निर्माण कार्य में भी गड़बड़ी और अफसरों की मॉनिटरिंग में भी गड़बड़ी, 3 चीजें बड़ी सामने आई हैं इस कोरम डैम की जांच रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।